तो आज बात करते हैं डीमन स्लेयर की। हम इसके पहले सीजन की पूरी कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि डीमन स्लेयर्स इतने ताकतवर कैसे बनते हैं, और हाँ, उन मशहूर तलवारों के पीछे का राज क्या है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये डेमन स्लेयर की पूरी कहानी का दिल है। एक लड़का जो अपनी डेमन बन चुकी बहन को बचाने के लिए खुद एक डेमन स्लेयर बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है तंजीरो कमांडो का वो सफर जो किसी के भी दिल को दहला दे। तो सब कुछ शुरू कैसे हुआ? एक भयानक त्रासदी से। सोचिए, डेमन किंग मुजान किबुत्सुजी तंजीरो के पूरे परिवार को मार डालता है और उसकी बहन नेजुको एक डेमन बन जाती है। ठीक तभी उसकी मुलाकात होती है वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका से, और ग्यू हैरान रह जाता है। क्यों? क्योंकि डेमन बन चुकी नेजुको अपने भाई को बचा रही थी। ये देखकर ग्यू तंजीरो को अपने गुरु साकोंजी उरोकोदाकी के पास भेजता है। पूरे 2 साल की जबरदस्त ट्रेनिंग और आखिर में तंजीरो एक जानलेवा एग्जाम पास करके ऑफिशियली डेमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बन जाता है। तो यहां से शुरू होती है डेमन स्लेयर की कहानी। देखिए, ये कोई आम काम नहीं है, ये एक पूरी नई जिंदगी है जो खतरों और एक मजबूत इरादे से भरी है। और यहीं से तंजीरों की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर निकल जाती है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। फाइनल सिलेक्शन पास करने के बाद वो पल आता है जिसका हर स्लेयर इंतजार करता है। तंजीरो को मिलती है उसकी अपनी निचरिन तलवार, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तलवार का रंग एकदम काला हो जाता है। ये इतना रेयर और मिस्टीरियस कलर था कि खुद तलवार बनाने वाले भी हैरान रह गए। और अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। तंजीरो का सामना होता है सीधे मुजान किबुत्सुजी से। जी हां, वही डेमन जिसने उसके परिवार को मारा था। और जानते हैं वो कहाँ था? टोक्यो की भीड़ में एक इंसानी परिवार के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा था। अपनी पहचान बचाने के लिए मुजान एक आम आदमी को डेमन बना देता है और भाग निकलता है। लेकिन तभी तंजीरो की मुलाकात होती है तमायो और युशिरो से। ये दोनों ऐसे डेमन्स हैं जो मुजान के कंट्रोल से आज़ाद हैं, और वो नेजुको का इलाज खोजने में तंजीरो की मदद करने का वादा करते हैं। पर इस सफर में तंजीरो अकेला नहीं है। उसे मिलते हैं 2 बड़े ही कमाल के साथी। एक तरफ है जेनित्सु अगात्सुमा, मतलब इतना डरपोक कि पूछो मत। लेकिन जैसे ही डर के मारे बेहोश होता है ना, उसकी असली बिजली जैसी तेज ताकत बाहर आती है। और दूसरी तरफ है इनोसुके हाशिबिरा। इसे पहाड़ों में जंगली सूअरों ने पाला है, तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहुत एग्रेसिव है, गुस्सैल है और बस लड़ने के लिए जीता है। एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, एक नॉर्मल इंसान एक डेमन का मुकाबला कर कैसे सकता है? वेल, इसका जवाब छिपा है सांस लेने की कला में। चलिए, अब कहानी से थोड़ा हटकर इस दुनिया के पावर सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि यहीं से डेमन स्लेयर कॉर्प्स को अपनी कमाल की ताकत मिलती है। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग। ये सांस लेने की कुछ बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं। समझिए, ये अपने खून में ऑक्सीजन को मैक्सिमाइज करने जैसा है, अपनी बॉडी को सुपरचार्ज करने जैसा। और इसी से एक स्लेयर की फिजिकल और मेंटल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो डीमंस की सुपर ह्यूमन ताकत को टक्कर दे पाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स आई कहाँ से? सोचिए कि एक बड़ा सा पेड़ है और उसका तना है सन ब्रीदिंग या हिनोकामी कागुरा। ये सबसे पहली और सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है। इसे बनाया था पहले डीमन स्लेयर योइरिची त्सुगिकुनी ने। और कमाल की बात यह है कि ये तंजीरों के परिवार में एक ट्रेडिशनल डांस के तौर पर चली आ रही थी। बाकी जितनी भी स्टाइल्स हैं, वाटर, फ्लेम, थंडर, वो सब इसी पेड़ की शाखाएं हैं, जिन्हें अलग अलग स्लेयर्स ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अपनाया है। जेनित्सु की स्टाइल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, थंडर ब्रीदिंग। इसका सारा खेल पैरों में है। स्टेप 1, अपनी पूरी ताकत पैरों में फोकस करो। हर मसल, हर नस को चार्ज कर दो। स्टेप 2, जबरदस्त विस्फोटक ताकत और स्पीड बनाओ। और स्टेप 3, इतनी तेजी से हमला करो कि हवा कट जाए और बिजली कड़कने जैसी आवाज आए। और जेनित्सु की सबसे खास बात पता है क्या है? उसने थंडर ब्रीदिंग का सिर्फ पहला फॉर्म सीखा है, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, सिर्फ एक। लेकिन उसने उसे इतना परफेक्ट कर लिया है कि 6 फोल्ड जैसे पावरफुल वेरिएशंस बना लिए हैं। मतलब एक पल में 6 बार अटैक। इससे पता चलता है कि एक ही चीज में मास्टरी हासिल करना कितना खतरनाक हो सकता है। पर सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक से काम नहीं चलेगा, एक खास हथियार भी चाहिए। तो अब बात करते हैं डेमन स्लेयर्स के सबसे जरूरी औजार की, जादुई निचुरीन तलवारें।
ये वो अकेला हथियार है जो एक डेमन को सच में हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन एक बात पर शायद सबने गौर किया होगा, हर डेमन स्लेयर के तलवार का रंग अलग क्यों होता है? इसका क्या राज है? तो इसका जवाब छिपा है इन तलवारों के बनने के तरीके में। इन्हें एक खास तरह के मेटल से बनाया जाता है जो लगातार सूरज की रोशनी को सोखता है। और जब एक स्लेयर पहली बार अपनी तलवार को पकड़ता है ना, तो तलवार एक अनोखा रंग ले लेती है। ये रंग उस स्लेयर की पर्सनैलिटी और उसकी ब्रीदिंग स्टाइल को दिखाता है। यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है, जैसे जेनित्सु की पीली तलवार मतलब थंडर ब्रीथिंग, इनोस्के की इंडिगो ग्रे तलवार यानी बीस्ट ब्रीथिंग, और गियो की नीली तलवार वाटर ब्रीथिंग। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी पहेली है तांजीरो की काली तलवार। इसका क्या मतलब है ये किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि ये बहुत बहुत रेयर है। ठीक है, तो अब जब हम पावर सिस्टम समझ चुके हैं तो वापस कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि कहानी अब किस खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। बात करते हैं मुगेन ट्रेन के सफर की। ये सिर्फ सीजन 1 का क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि एक और भी ज्यादा खतरनाक सफर की बस शुरुआत है। तो हमारे तीनों हीरोज का अगला मिशन उन्हें ले जाता है नाटागोमो पर्वत पर, और वहां उनका सामना होता है स्पाइडर फैमिली से। ये एक बहुत ही क्रूर डीमन ग्रुप है जिसे रूई कंट्रोल करता है, और रूई कोई मामूली डीमन नहीं है, वो 12 किजुकी में से एक है, यानी मुजान के सबसे पावरफुल डेमन्स में से एक। इस जबरदस्त लड़ाई के बाद तंजीरो और नेजुको को पकड़ लिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है सीधे डेमन स्लेयर हेडक्वार्टर। वहां कॉप्स के टॉप लीडर्स यानी हाशिरा नेजुको को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि वो एक डेमन है। लेकिन तभी कॉप्स के मास्टर कागाया उबुयाशिकी बीच में आते हैं, और फिर वो होता है जो सब कुछ बदल देता है। नेजुको विंड हाशिरा सनेमी का खून पीने से साफ मना कर देती है और साबित कर देती है कि उसकी इंसानियत अभी जिंदा है। ये देखकर ग्यू और उरोकोदाकी भी कसम खाते हैं कि अगर नेजुको ने कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो वो दोनों अपनी जान दे देंगे। इस पूरे ड्रामे के बाद तीनों को भेजा जाता है बटरफ्लाई मैंशन। यहाँ वो सिर्फ ठीक नहीं होते, बल्कि एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग से गुजरते हैं जो उनकी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाती है। और फिर उन्हें मिलता है उनका अगला असाइनमेंट, मुगेन ट्रेन पर हो रहे रहस्यमयी हादसों की जांच करना। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं हैं। उन्हें ऑर्डर मिला है कि वो वहां जाकर फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेनगोकू से मिले। लेकिन उस म्यूगिन ट्रेन पर उनका इंतजार कौन कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सीधे म्यूगिन ट्रेन आर्क में ले जाता है।